पहले लेक्चर को हमने पाश्चात्य साहित्यकारों के प्रयोजन के बारे में हमने देखा। तो पाश्चात्य विद्वान जो है वे मानते हैं कि मनुष्य को मनुष्य से मिलाने के लिए जो साहित्य लिखा जाता है वह मानव कला जीवन के लिए इस क्षेत्र में उन्होंने रखने का प्रयत्न कर दिया है। ये जो वाद हम देखते हैं कला के लिए, कला जीवन के लिए, वे एकांगी लगते हैं। एक की दृष्टि से साहित्य का नीति या राजनीति से बिल्कुल संबंध नहीं है। एक पक्ष बताता है कि साहित्य का नीति या राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जैसे अक्सर वर्ल्ड है, उन्होंने कहा कि साहित्य क्या स्पिनबर्ग है, तो उन्होंने कहा कि साहित्य जो है उसका किसी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, नीति सदाचार मर्यादा उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए वे मानते हैं, यानी स्वच्छंदवादी साहित्यकार माने जाते हैं। दूसरे हम देखते हैं तो दूसरे देखते हैं तो वे कहते हैं नीति तथा राजनीति से संबंधित है। वे कहते हैं कि समाज का साहित्य प्रदर्शन कर देता है, उसी तरह का साहित्य लिखना चाहिए जिससे समाज अच्छे मार्ग पर चले। यानी दो पक्ष हमें दिखाई देते हैं, एक स्वच्छंदवादी और दूसरा नीतिवादी साहित्य के पक्ष दिखाई देते हैं। दोनों के मत अतिशयोक्त है। साथ यह है कि साहित्य का समाज पर परिणाम होता है, चाहे स्वच्छंदवादी कवि हो चाहे नीतिवादी कवि हो, वे अपने अपने स्थान पर है, लेकिन उसका असर किस पर दिखता है? उसका असर समाज पर दिखता है, व्यक्ति पर दिखाई देता है। इसी कारण दोनों में जो अच्छा है उसी को हमें लेना पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अगर साहित्य का जनता के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हो जाता तो साहित्य के पठन पाठन से पूरा समाज अकस्मात सदाचारी बनता, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो यह जो है परिवर्तन तुरंत नहीं होता है, द्रुत गति से नहीं। मेघा जैसे हम कहते हैं, मेघा मार्ग माने महामार्ग जो आज चल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, माया जाल, ये जो मेघा हाईवे चल रहा है, तो यह ऐसे तुरंत द्रुत गति से परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यह परिवर्तन जो होता है बहुत धीमी गति से होता है। तो यह परिवर्तन यानी द्रुत गति से नहीं होता, लेकिन होता यह निश्चित है। इसी कारण वे कहते हैं अगर नीतिवाचक साहित्य पढ़ने से या समाज के लिए हितकारक साहित्य पढ़ने से समाज तुरंत ही अच्छा बन जाता। ये ऐसे कई लोगों का कहना है। जैसे हम कहते हैं चोर डकैत ये जो करने वाले लोग हैं, उसे नीतिवाचक अगर ऐसे साहित्य हम पढ़ने देंगे तो क्या वो तुरंत बन जाएंगे? ऐसे नहीं, लेकिन उनके लिए समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करना पड़ता है। यानी इसका अध्ययन बहुत सारे पहले होता हुआ दिखाई देता है, आज भी होता है समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन कि यानी यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक समाज शास्त्रीय ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों उसकी पढ़ाई की जाती है? क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है। अगर ये दवा नहीं, डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं तो डॉक्टर ये दवा ले लीजिए 4 दिन के लिए बता देते, बाद में कोई असर नहीं होता तो वो दवा बदल कर दे देते हैं। तो फिर ऐसे क्या है, यानी उसका एक प्रयोग कर देते हैं हम पर। आज जो वर्तमान समय में चल रहा है कोरोना महामारी के, तो उसमें क्या है, अभी भी उसका निश्चित औषध या निश्चित दवाई नहीं निर्माण हो चुकी है। इसी कारण अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, यानी सैंपल्स ली जाती है और इसका रिजल्ट क्या आता है, उससे क्या परिवर्तन हो जाता है, उसका क्षण यानी उस पर उसका निरीक्षण किया जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज पर उसका तुरंत प्रभाव पड़ जाता है, उसके प्रभाव के लिए कई सारे समय कई काल जाने पड़ते हैं। एकाध समाज को हमें बदलना है तो उसके लिए बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। साहित्य का समाज पर अप्रत्यक्ष परिणाम होता है।
जब हम उपन्यास या नाटक पढ़ते हैं तब हमारी पूरी सहानुभूति सदाचारी पात्रों की ओर होती है। कोई उपन्यास, कहानी, कोई घटना, दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसी समय हम क्या कर देते हैं, जो सदाचारी पात्र जो होते हैं तो उस सदाचारी पात्रों के प्रति हमारी सहानुभूति निर्माण होती है। दुराचारी पात्र यानी जैसे हम खलनायक कहते हैं, खलनायक को हम हमेशा गालियां दे देते हैं, उसे कोसते रहते हैं, लेकिन खलनायक के सिवा नायक को कोई महत्व नहीं होता। अगर नायक सीधे रास्ते से चलता है, बीच में कोई रोड़ा नहीं डालता, तो उसमें संघर्ष की निर्मित कैसे होगी, उसको कैसे चलना बनेगी कि ऐसा नहीं, ऐसा जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर भी वहीं पे वह खलनायक जो है रोड़ा डालने का प्रयत्न कर देता है, तो फिर दूसरा पर्याय वह अपना लेता है। तो यानी जब तक हमारे दिमाग में या हमारे सामने कोई समस्या निर्माण नहीं होती तो उसका समाधान ढूंढने की हम कभी भी कोशिश नहीं कर देते हैं। जो समस्या निर्माण होती है तो उसका समाधान निश्चित ही होता है। तो ऐसे जो है वे कहते हैं कि यानी हमें यानी समस्या जो है, समस्या तो हमारी सहानुभूति उस सदाचारी पात्रों के प्रति होती है। जो खलनायक जो होता है सिनेमा का, उसको सभी लोग कोसते रहते हैं, लेकिन नायक जो है, नायक अपना काम करता रहता है और खलनायक उसमें यानी टांग अड़ाने का काम कर देता है, तभी वो कहानी आगे बढ़ जाती है। नहीं तो कैसे आगे कहानी बढ़ेगी और पाठक या श्रोता या जैसे दर्शक उसे कैसे देख लेंगे। संघर्ष ही नहीं तो जीवन जो है सपाट बयान जिंदगी होती है। सपाट बयान जिंदगी में कोई चढ़ाव नहीं, कोई उतार नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में चढ़ाव और उतार या संघर्ष होना अनिवार्य है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो मनुष्य का दिमाग चलेगा ही नहीं है, वो सपाट बयान जिंदगी जी लेगा। तो ऐसे जो है सदाचारी पात्रों के प्रति पाठकों के मन में यानी सद्भावना निर्माण होती है और जो दुराचारी पात्र होता है उसको कोसते रहते हैं। और दुराचार के विरुद्ध इसी प्रक्रिया से अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भावनाओं का परिष्करण हो जाता है। यानी साहित्य कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, उसे हम देखते हैं तो दुराचारी पात्रों के प्रति हम घृणा करने लगते हैं, तो वो उसी समय हम साधारणीकृत हो जाते हैं, रसों का रस परिपूर्ण हो जाते हैं, उसी तरह हम मानने लगते हैं। तो ये दुराचारी पात्र ये सदाचारी है और उसमें इतना व्यक्ति उन्होंने डाल दिया, तो क्या है उसी तरह हम बन जाते हैं। यह प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष परिणाम साहित्य का हमें दिखाई देता है। इसी परिष्करण से साहित्य की महत्ता है। विज्ञान हमारी बुद्धि का परिष्कार करता है, उसी प्रकार साहित्य भावनाओं का परिष्कार करता है। विज्ञान बुद्धि का परिष्कार करता है। विज्ञान कहता है कि 1 + 1 2, 2 + 2 4, 2 + 2 3 नहीं कहेगा, क्योंकि यह भावना नहीं है, यह विज्ञान है। यानी जैसे विज्ञान के निष्कर्ष जो होते हैं त्रिकालदर्शी, कहाँ भी हो संपूर्ण जगत में यही नियम हो जाता है विज्ञान का, लेकिन भावना का यह नियम नहीं होता है। भावना जल स्थल काल परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देती है। अगर शत्रु पक्ष का पराजय हो जाता है तो हम आनंद मनाते हैं, लेकिन उसी समय अगर अपना पराजय हो जाता है तो हम यानी नाराज हो जाते, दुखी हो जाते हैं। यह भावनाओं का परिष्करण है। कितने भी सैनिक मारे गए होंगे तो उसी समय हम अपना दुख भूल जाते हैं, लेकिन अपना देश का विजय हो गया, यह महत्वपूर्ण होता है। तो यही भावनाओं का परिष्करण है। तो यह भावना जो होती है, भावना एक क्या है, महत्वपूर्ण होती है। और यह साहित्य में भावना के सिवा साहित्य हम पढ़ नहीं सकते। जैसे केशव दास को कहा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत, उसमें भावना का कोई प्रयोग नहीं है,
सिर्फ काव्य शास्त्रीय दृष्टि से उसका अध्ययन कर दिया, जैसे विज्ञान में होता है। विज्ञान में भावना नहीं होती है, इसी कारण। तो दूसरा, भावनाओं के साहित्य में इन दोनों का समन्वय आवश्यक है। अतः साहित्य में जीवन का और कला का दोनों का समन्वय आवश्यक है। यानी जैसे हम देखते हैं विज्ञान और जीवन जो है, जैसे साहित्य शास्त्र का अलग अलग ज्ञान विज्ञानों से संबंध, एक भी ऐसा एक टॉपिक है, तो उसमें समाज का संबंध, मनोविज्ञान का संबंध, इसमें हम पढ़ लेंगे। तो लेकिन यहाँ साहित्य और मानव का संबंध जो है वह अनन्य साधारण है और वह कला के साथ, यानी कला से वह निपुण हो जाता है, कला में वह सम्मिलित हो जाता है। विज्ञान में भी कला है, यानी जैसे कोई चित्र बनाना है, कोई ड्राइंग बनाना है, कोई एक मटेरियल बनाना है, तो उसके लिए पहले रेखा उनके द्वारा बनाया जाता है, उसका पिक्चर, उसका चित्र बनाया जाता है और उसी तरह बनाया जाता है वो कोई जो कुछ चीज बनानी है। लेकिन ऐसे जो है उसके लिए भी ये चित्रकार आवश्यक होता है, लेकिन जो आर्ट के माध्यम से जो चित्रकार बनते वह नहीं है, लेकिन वह वास्तव रूप में वो होता है। तो ऐसे जो है यानी पाश्चात्य विद्वान जो मानते हैं, दो प्रकार के विद्वान हमें दिखाई देते हैं, एक कला के लिए, एक कला जीवन के लिए। इसमें भी दो मत प्रभाव दिखाई देते हैं, एक नीतिवाचक साहित्य निर्मित वाले, दूसरे नीति के विरुद्ध साहित्य निर्मित करने वाले। लेकिन क्या है, दोनों का भी उद्देश्य एक है, जिससे मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए। तो ऐसे भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टि से साहित्य के प्रयोजन हम देखते हैं, तो यह निष्कर्ष निकल जाता है। तो साहित्य का मनुष्य के साथ अत्यंत गहरा संबंध है। साहित्य मनुष्य को पथ प्रदर्शन करने का काम कर देता है। साहित्य समाज का दर्पण है। ये उनके तत्व होते हुए भी, यानी जैसे हम देखते हैं साहित्य के प्रयोजन है, साहित्य के उद्देश्य जो है अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग देशों में, या पाश्चात्य काव्य लक्षण या भारतीय काव्य लक्षण या संस्कृत विद्वानों के काव्य लक्षण, यानी संस्कृत के महापंडित मोहम्मद जी ने जो बताए हैं, तो उन सभी का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के आनंद के लिए ही यह उद्देश्य माना जाता है। तो प्रश्न पत्र के बारे में हम देखते हैं, तो साहित्य के प्रयोजन, भारतीय साहित्य के प्रयोजन स्पष्ट कर दीजिए या पाश्चात्य काव्य के लक्षण स्पष्ट कर दीजिए। इसी प्रकार यह यानी साहित्य के जो प्रयोजन है, यानी पहले मम्मट के विचार, बाद में भारतीय विद्वान और इसके बाद पाश्चात्य विद्वान इसमें आ जाते हैं। लेकिन कला के लिए और कला जीवन के लिए इन दोनों विभागों में यानी पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के प्रयोजन को सम्मिलित करने का प्रयत्न कर दिया है। तो यह प्रश्न पत्र के बारे में भी हमने देखा कि यानी प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे आएंगे, साहित्य के प्रयोजन पर प्रकाश डालिए, या पाश्चात्य दृष्टियों से साहित्य के प्रयोजन, भारतीय दृष्टि से साहित्य के प्रयोजन। और इसमें जो है महत्वपूर्ण जो विद्वान है ऑस्कर वाइल्ड है, ब्रैडले है और ऑस्कर वाइल्ड है, और इसके बाद स्पिनबर्ग जो है वह नीतिवाचक साहित्य लिखने के विरुद्ध है। और नीतिपरक साहित्य लिखने वाले में जैसे हम देखते हैं प्लेटो है, प्लेटो, गटे है, टॉल्स्टॉय है, जॉन रस्किन है, मैथ्यू आर्नल्ड है, आई रिचर्ड है, फिर इसके बाद स्लेगर है, टॉल्स्टॉय है। तो ऐसे लोगों ने यानी जैसे साहित्य नीतिवाचक होने वाला चाहिए और साहित्य समाज के पथ प्रदर्शक का कार्य करे, यही कामना होने वाले है। दोनों का उद्देश्य अलग है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन यह रास्ता एक ही जगह पहुंचता है और वह जगह है मनुष्य का विकास, मनुष्य का आनंद। कला के लिए हो या कला जीवन के लिए हो, उनका दोनों का उद्देश्य एक ही
है, चाहे जैसे हम मानते हैं अलग अलग धर्म होते हैं, तो धर्मों के देवता अलग अलग होते हैं, लेकिन भक्त क्या कर देते हैं, अपनी अपनी दृष्टि से उसकी पूजा अर्चा कर देते हैं। और वे उनका लक्ष्य क्या है, अपने भगवान को आनंदित रखना, उससे हमें भगवान आनंदित रखते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो रुपया 2 रुपया भगवान को चढ़ा देते हैं और हम हजारों करोड़ों रुपयों की कामना कर देते हैं भगवान को कितना और मांगते हैं कितना। ज्यादा देना चाहिए और कम मांगना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, देते कम लेते ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो है नीतिवाचक साहित्य की निर्मिति मानने वाले कई विद्वान हैं, कई स्वच्छंदवादी कहने वाले हैं। जैसे हिंदी साहित्य में भी स्वच्छंदवादी रीतिकाल के कवि है, घनानंद है, घनानंद है रीतिकाल के। तो उसी तरह आधुनिक काल में भी स्वच्छंदवादी कविता लिखने वाले कवि निर्माण हो गए हैं। तो इसी तरह साहित्य के प्रयोजन जो है, प्रयोजन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अगला टॉपिक जो है साहित्य के तत्व। साहित्य के तत्व के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद हमें दिखाई देता है। जैसे साहित्य शब्द का प्रचलन है भारतीय साहित्यकारों में, उसके लिए काव्य शब्द प्रयुक्त किया। काव्य तथा साहित्य के तत्व इस युग में इस प्रकार बताए जाते हैं। कोई साहित्य शास्त्र कहता है, कोई काव्य शास्त्र कहता है। तो इसी प्रकार यानी ये अपने अपनी दृष्टि से सोचने का प्रयत्न कर देते हैं। तो यानी साहित्य के तत्व यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण से यहाँ हो या भारतीय विद्वानों की दृष्टि से हो, तो वे इस तरह बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, भाव तत्व और शैली तत्व या रूप तत्व ऐसा कहा जाता है। तो ये 4 तत्व है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कहते हैं, उसी तरह ये तत्व उसी के आधार पर है। ये 4 तत्व माने गए हैं। बुद्धि तत्व है, कल्पना तत्व है, भाव तत्व है और शैली तत्व है। बुद्धि तत्व जो है जैसे विज्ञान से संबंधित माना जाता है, विज्ञान बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और भावना अलग होती है, भावना का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। और भाव जो है, भाव अलग ही होते हैं। और शैली जो है या रूप तत्व है, रूप तत्व यानी शैली जो लिखने की पद्धति, बोलने की पद्धति, रहन सहन, ये उसमें सम्मिलित हो जाता है। बुद्धि तत्व जो है, भाव तत्व, बुद्धि तत्व तथा कल्पना तत्व को मिलाकर कविता का भाव पक्ष बनता है ना। भाव तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व को मिलाकर कविता का भाव पक्ष मिलता है। दोनों जैसे हम मानते हैं हमारा शरीर है, शरीर किसे कहते हैं, एक हाथ को नहीं कहते हैं, सिर्फ सिर को हम शरीर नहीं कहते, सिर्फ पेट को हम शरीर नहीं कहते, सिर्फ पाँव को हम शरीर नहीं कहते। जिस शरीर को सिर है, हाथ है, पाँव है, पेट है, पाँव है, सभी मिलकर यह क्या हो जाता है, शरीर बन जाता है। और फिर उसमें प्राण तत्व हो तो वह शरीर माना जाता है। तो उसी तरह यानी साहित्य के तत्व जो है, तो उसमें क्या क्या होता है, जिसमें भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व जहाँ इकट्ठा मिलता है तब कविता का भाव पक्ष बनता है। तो भावयित्री कवयित्री प्रतिभा जो हम कहते हैं, कवि के पास कवयित्री प्रतिभा होनी चाहिए। तो ये भाव बहते रहते हैं, लेकिन इस भावों को लिपिबद्ध करने का कार्य साहित्यकार करता है। और रचना या शैली तत्व को कविता का कला पक्ष कहा जाता है। यानी चारों तत्व उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। भाव तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व से यानी क्या हो जाता है, कविता का या साहित्य का भाव पक्ष बनता है। और शैली तत्व या रूप तत्व जो है वह कला पक्ष मान कहा जाता है। यानी किस तरह लिखना चाहिए, उसके छंद कौन से है, इसके बारे में चर्चा कला पक्ष में होती है। सत साहित्य में ये सभी तत्व किसी न किसी मात्रा में वर्तमान रहते हैं। सत साहित्य यानी संत साहित्य। संत साहित्य जैसे हम कहते हैं कि उसमें उपदेश,
शांत रस उसमें होता है, निर्वेद रस का प्रभाव उसमें होता है। तो संत साहित्य जो होता है, अबोध लोगों को बोध देने का कार्य संत साहित्य करता है। तो संत साहित्य में भी एक चारों तत्व होते हैं, जो बुद्धि तत्व के सहारे ये संत लोग जो है लोगों को मार्गदर्शन करने का प्रयत्न कर देता है, लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयत्न कर देते हैं। साहित्य का कोई भी तत्व एक दूसरे से रहित नहीं होता। इन तत्वों का परिचय इस प्रकार, यानी सत साहित्य हो या कौन सा भी साहित्य हो, उसमें एक भी तत्व अलग नहीं हो सकता है, नहीं तो वह एक तत्व नहीं होता तो वह अपाहिज हो जाता है। अपाहिज यानी जैसे जिसे एक पाँव नहीं है या जिसे कोई एक हाथ नहीं है तो उसे अपाहिज कहते हैं। ये एक आंख नहीं है तो उसमें एक हिस्से का अनुपस्थित होना यानी उसे हम अपाहिज कहते हैं। अगर ये चारों तत्व उसमें नहीं होते तो वह साहित्य कहलाने लायक नहीं होता, वह अपाहिज हो जाता है। तो ऐसे बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, भाव तत्व और शैली तत्व जो है चारों मिलकर यानी साहित्य बन जाता है। तो इसी प्रकार हम कल यानी भाव बुद्धि तत्व जो है बुद्धि तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।